हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट टू की। पार्ट टू तो अपन ने पार्ट वन में मोल देख लिया था। तो मोल के कई फॉर्मूले बताए थे मैंने, एन अपॉन एन ए, एक बताया था वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर मास, एक बताया था अपन ने वी लीटर में बटे एस टी पी पर है तो 22.4, एन टी पी पर वो एस टी पी पर है तो 22.7 और एन टी पी पर है तो 22 वी लीटर में 22.4। इन फॉर्मूलों को अपन ने सीख लिया था। तो अब अपन एक अगला नियम पढ़ते हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनको सॉल्व करो, और जो नहीं होगा उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो अपन अब नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो ने तो पहली बात तो ये बताई थी कि उन्होंने एक मोल में अणुओं की संख्या बताई थी, वो होती है Na, वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है ना। अब उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि गैस होती है, जो गैसेज होती हैं उन गैसों में अणुओं की संख्या काउंट करना बताया। ये तो इन्होंने पदार्थ के लिए बता दिया, कोई भी चीज़ हो। अब गैसेस के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर अपन कंडीशंस देखें कि और टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर को यदि अपन कांस्टेंट कर दें, मतलब एक निश्चित ताप पर और दाब पर अगर गैसों को लिया जाए और उनका समान आयतन ले लें सभी गैसेज का, यानी सभी गैसेज हैं उनका समान आयतन ले लें, अगर सभी गैसेज का अपन समान आयतन ले लेते हैं तो उन सभी गैसेज की जो अणुओं की संख्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अणु, याद रखना अणु, अणु जरूरी है। तो अणुओं की जो संख्या है वो समान होती है, चाहे अपन ने कोई भी गैस ली हो, कितनी भी भारी गैस हो, कितनी हल्की गैस हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर अपन प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और तब उन सभी गैसेज का आयतन समान ले लें अपन, जैसे अपन ने सभी गैसेस के लिए, जैसे अपन गैसेस बात करते हैं, एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं अपन, जैसे H2 गैस ले ली, हल्की गैस है, N2 गैस ले ली, CO2 गैस ले ली, NH3 गैस ले ली, एक CH4 गैस ले ली, ये अपन ने गैसेस ले ली है ना। तो अगर अपन बात करते हैं, पहले तो इन कंडीशंस क्या है, अपनी कंडीशन है प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ये कंडीशन है अपने पास है ना। तो ये अपन के पास स्थिति है ना। तो अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जिनके आयतन है, वॉल्यूम है, इसको लेते हैं 1 लीटर सबका, वन 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 लीटर वॉल्यूम ले लिया इनका अपन ने है ना। अब अपन क्या करते हैं कि अपन ने इनका आयतन बराबर ले लिया, तो इनमें जो अणुओं की संख्या है वो बराबर हो जाएगी है ना। तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या मान लो एक एक है ना। अणुओं की संख्या एक एक ले ली अपन ने है ना। तो मोल क्या हो जाएंगे, मोल भी इनके सबके बराबर हो जाएंगे। ये अनुपात बता रहा हूं मैं, ये अनुपात है। अणुओं की संख्या एक थोड़ी ना आएगी एक लीटर में, एक लीटर में H2 गैस के एक अणु थोड़ी आएगा, बहुत आएंगे। लेकिन अपन अनुपात ले रहे हैं, अनुपात लेंगे तो सबके अणु बराबर होंगे, तो एक एक का अनुपात आ गया। ऐसे ही मोल क्या होंगे, मोल का अनुपात भी एक एक का आएगा, क्योंकि मोल क्या होते हैं, एन बाई एन इजिकल टू एन बाई एन ए होता है। एन ए तो फिक्स क्वांटिटी है ना, और एन है जो भी सबके लिए बराबर आ रही है फिक्स। तो मोलों का अनुपात भी एक एक आएगा इसमें, मोलों का अनुपात भी एक एक आएगा। लेकिन क्या परमाणुओं का अनुपात एक एक आएगा, नहीं।
परमाणु का अनुपात कैसे लेंगे? इसमें कितने परमाणु होते हैं? इसमें 2 परमाणु हैं, इसमें भी 2 परमाणु हैं, है ना? इसमें कितने हैं? 3 परमाणु हैं, इसमें कितने हैं? इसमें 4 परमाणु हैं, इसमें 5 परमाणु हैं। तो ये इनका सरल अनुपात आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन को परमाणुओं का अनुपात क्या लेना है? जितने परमाणु दिख रहे हैं ना, जितने परमाणु गैस में दिख रहे हैं उतना ही अनुपात होगा। पहली बात तो ये नंबर्स अनुपात है, ये टोटल जो लिया है अनुपात है। इतना समझ आ गया? तो आवोगाद्रो का नियम समझ आया? आवोगाद्रो जी ने यह बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तो फिर जितनी भी गैस है उनका समान आयतन ले लो। तो उस गैस में जितना मतलब समान आयतन लिया है उसमें जो अणुओं की संख्या है वो बराबर आएगी, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक की घनत्व है। घनत्व, तो देखो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान होता है अपने पास, आयतन होता है अपने पास। अपन द्रव्यमान जानते हैं m होता है, आयतन जानते हैं वो v होता है, ठीक है। द्रव्यमान यूनिट है, आयतन यूनिट है, तो घनत्व भी इनसे ही मिलकर बना होता है। यानी आयतन क्या होता है कि एक पात्र में मतलब गैस या वाटर कितनी जगह घेर रहा है, ये उसका आयतन हो गया, है ना। द्रव्यमान क्या है कि उसमें कितना वजन है, ये उसका वजन होता है, वो द्रव्यमान हो गया। लेकिन घनत्व क्या है? घनत्व है ना, घनत्व वो है कि कोई वस्तु कुछ भी हो, वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो, कोई भी वस्तु आयतन के सापेक्ष कोई भी वस्तु है जो आयतन नहीं, द्रव्यमान के सापेक्ष, यानी उसका जो द्रव्यमान है, कोई वस्तु का जो द्रव्यमान है, वजन है, उसके सापेक्ष कितना आयतन रखती है, यह उसका घनत्व होता है। यानी कोई वस्तु है वो द्रव्यमान के सापेक्ष कितना आयतन रखती है, वो उसका घनत्व है। जैसे अगर अपन घनत्व के फॉर्मूले की घनत्व को अपन डी से डिनोट करते हैं, डी से करते हैं, रो से भी करते हैं, है ना। तो डी से डिनोट करें तो द्रव्यमान के सापेक्ष यानी द्रव्यमान बटे आयतन। यानी देखो घनत्व अपन क्या बोलते हैं, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अब देखो द्रव्यमान के सापेक्ष कितना आयतन रखती है। अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है ना, द्रव्यमान ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा होगा, आयतन ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा। अब क्यों होता है? जैसे अपन बात करते हैं कोई गैस है, गैस के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। गैस के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो उनका वजन तो कम हो जाता है लेकिन आयतन बढ़ जाता है, इसलिए गैस का घनत्व कम होता है। तो द्रव्यमान के सापेक्ष आयतन ज़्यादा है गैस का, इसलिए उनका घनत्व कम है। अब जैसे सॉलिड की बात करते हैं, पत्थर की बात करते हैं, पत्थर होता है, उस पत्थर में क्या होता है कि उसका वजन ज़्यादा होता है लेकिन आयतन कम होता है, उसका आयतन बहुत कम होता है, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो अब अपन एक चीज़ बात करते हैं, जो भारी घनत्व वाली ज़्यादा घनत्व है ना, ज़्यादा घनत्व वाली वस्तु, जो ज़्यादा घनत्व वाली वस्तु होती है ना, वो कम घनत्व वाली वस्तु पर तैर नहीं सकती।
मतलब जो कम, मतलब ज़्यादा घनत्व वाली वस्तु है, जैसे पत्थर ज़्यादा घनत्व वाला है, पानी कम घनत्व वाला है, तो ज़्यादा घनत्व है तो वो वस्तु पानी में नहीं तैर पाएगी। पानी पे वो ही वस्तु तैर पाएगी जो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो अपन देखते हैं कि जैसे ये वाटर भरा है ना, अगर इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डालें तो लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा। पत्थर का उतना ही चौड़ा, उतना ही बड़ा टुकड़ा डालें तो वो नहीं तैरेगा, डूब जाएगा, है ना। अगर लकड़ी को अपन पूरा भिगो देते हैं, पूरा भिगो दिया, गीला कर दिया, तो लकड़ी अंदर तैरती है, डूब कर डूब कर तैरती है, लेकिन डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि लकड़ी को जब अपन भिगो देते हैं तो लकड़ी का घनत्व है वो ज़्यादा हो जाता है। कैसे? उसका भिगोएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और आयतन तो उसका फिक्स है लकड़ी का, तो द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ जाएगा। तो पहले लकड़ी का घनत्व कम था तो वो पानी पे तैर रही थी, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा था। अब लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर हो गया, वजन बढ़ने से अब बराबर हो गया, तो वो पानी में तैरेगी। अब देखो, जितना ज़्यादा घनत्व बढ़ता जाएगा, जैसे ये पानी की बाल्टी है, अब देखो पहले लकड़ी ऊपर थी, घनत्व कम था, फिर लकड़ी गीली करी अपने, आधी गीली करी तो लकड़ी आधी डूब जाएगी, आधी बाहर रहेगी। पूरी गीली कर देंगे तो वो अंदर चली जाएगी। अब देखो लकड़ी का घनत्व जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतने ही नीचे जाके तैरेगी। जैसे लकड़ी का घनत्व पानी के बिल्कुल बराबर हुआ, जस्ट बराबर, तो लकड़ी पूरी डूब जाएगी लेकिन सरफेस पे रहेगी। लेकिन लकड़ी का घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया पानी से तो वो नीचे जाएगी। अगर लकड़ी का घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। तो ये है घनत्व का कॉन्सेप्ट। तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर गैसेस के घनत्व की। तो जो गैसेस का घनत्व है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो गैसेस के लिए दो घनत्व होते हैं। एक तो होता है निरपेक्ष घनत्व, ये होता है गैसेस के लिए, है ना। और एक होता है सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष शब्द जहाँ भी आ जाए वो सापेक्ष होता है, उसका मतलब होता है तुलना, तुलना करना। सापेक्ष का मतलब सीधा सा होता है तुलना करना। तो निरपेक्ष घनत्व तो सादा घनत्व है अपना। सापेक्ष घनत्व का मतलब क्या है? सापेक्ष घनत्व हो, सापेक्ष द्रव्यमान हो, सापेक्ष जड़त्वागुण हो, सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण हो, कुछ भी हो, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है तुलना करना। किसी भी दूसरी चीज़ से अगर अपन तुलना कर लेते हैं तो वो सापेक्ष हो जाता है। तो पहले देखिए निरपेक्ष घनत्व क्या होता है। निरपेक्ष घनत्व तो सीधी सी बात है, डी बराबर होगा एम बाई बी। ये याद होना चाहिए अपन को, जो अपन गैस आदर्श गैसेस के लिए लगाते हैं, आदर्श गैस के लिए यूज करते हैं डी बाई बी। और आदर्श गैस के लिए क्या होता है? पी बी इजिकल टू होता है एन आर टी, है ना। ये क्या है? आयतन, है ना। अब एन मोल, मोल क्या लिख सकते हैं अपन? पी वी इजिकल टू मोल बराबर क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर मास, है ना। मोलर मास लिख सकते हैं, और ये आर टी हो गया। अब देखो वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, तो पी और ये मोलर मास इधर चल जाएगा और ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। अब देखो भार, ये क्या है? भार है जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे आयतन आ गया है, तो ये घनत्व तो नहीं हो जाएगा क्या? रो, द्रव्यमान बटे आयतन। तो रो बराबर क्या होता है आदर्श गैसेस के लिए? आदर्श गैसेस के लिए रो यह आ जाएगा पी एम एम बराबर रो आर टी, है ना। तो आदर्श गैसेस के लिए रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से रो का फॉर्मूला आएगा पी और ये मोलर मास बटे आर टी। ये फॉर्मूला भी होता है आदर्श गैसेस के लिए, अपन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। आदर्श गैसेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि फॉर्मूला कैसे निकालना है। पी वी बराबर एन आर टी लगाओ। एन आर टी में एन, एन क्या है? मोल की संख्या, मोल की संख्या भार अपन मोलर भार लगा दो। मोल भार अपन मोलर भार लगाएंगे तो मोलर भार को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आयतन को नीचे ले आओ, तो भार बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है, तो रो आ जाएगा, रो तो पी एम बाई आर टी। तो रो का आदर्श गैसेज के लिए पी एम बाई आर टी फॉर्मूला बनता है।
और ये अपन को फिजिक्स में भी काम देगा, PM/RT घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन सापेक्ष घनत्व की बात करते हैं। ये तो जो नॉर्मल घनत्व है वो उसकी बात हो गई। अब अपन सापेक्ष घनत्व की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो सापेक्ष घनत्व क्या है, मैंने क्या बताया कि घनत्व निकाल रहे हैं, और घनत्व क्या किस सापेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष मतलब किसी से तुलना करके निकालेंगे। तो सापेक्ष घनत्व को क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, इस सापेक्ष घनत्व को रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। इसका एक और नाम होता है वाष्प घनत्व। क्या नाम होता है, वाष्प घनत्व। इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ये दोनों एक ही बात होती है। तो अपन वेपर डेंसिटी निकालते हैं। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए अपन को क्या करना है, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए अपन को सीधी सी बात है, किसी के सापेक्ष लेंगे। तो अपन सापेक्ष किस गैस के लेते हैं, तो देखो सापेक्ष आदर्श गैस के सापेक्ष लिया जाता है ना। ऐसे तो कोई देखो क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है कि हमें N2 गैस के सापेक्ष घनत्व निकालो, तो फिर अपन को N2 गैस के सापेक्ष ही निकालना है। लेकिन नॉर्मल वाष्प घनत्व होता है वो निकाला जाता है सापेक्ष में H2 गैस के, हाइड्रोजन गैस के, यानी STP पर H2 गैस का घनत्व, है ना, और ऊपर STP पर किसी भी गैस का घनत्व। अब देखो वाष्प घनत्व निकाला जा रहा है यहाँ पर H2 गैस के सापेक्ष। अगर कोई क्वेश्चन में बोल दे कि हमें वाष्प घनत्व N2 गैस के सापेक्ष निकालो, तो हमें वाष्प घनत्व उस जगह पर हमें यहाँ N2 का लेना होगा, H2 का नहीं। तो यहाँ पर असली फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का क्या होता है कि STP पर जिस गैस का निकालना है उसका घनत्व, है ना, बटे STP पर जिस गैस के सापेक्ष निकालना है उसका घनत्व। तो ये है असली वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखो इसको, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन निकालते हैं। तो देखो वेपर डेंसिटी इजिकल टू किसी गैस का STP पर घनत्व कितना होगा। किसी गैस का STP पर घनत्व ये होता है रो, अपन को पता है ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें होगा P, अब ये mm है, ये मोलर मास है गैस का, तो मोलर मास ऑफ गैस, है ना, ये अपन को पता होगा। जैसे N2 गैस दे दी, N2 गैस का कितना होता है, 14 दूनी का 28, है ना, हाँ यही होता है ना। Cl2 गैस का कितने हो जाएगा 71, क्योंकि उसमें 2 Cl के परमाणु हैं। तो अपन आराम से मोलर मास निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, मोलर मास। अब प्रेशर वो देगा, प्रेशर क्या लेना है, STP पर दे रहा है, STP पर है तो प्रेशर क्या लेना है, 1 बार। याद है ना अपन को STP और NTP का खेल किया था अपन ने। तो 1 बार लेना है STP पर प्रेशर, है ना। और फिर RT, R और T ये दोनों कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा दिया होगा। और अपन को फिर ये है बटे में लेना है PM ऑफ H2 गैस, या फिर जिस गैस के सापेक्ष निकालना है उस गैस को ले सकते हैं, है ना। अपन H2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो H2 गैस बटे RT देखो दोनों गैसेस के लिए R तो सेम होता है, कट जाएगा। टेम्परेचर अपन फिक्स कर लेंगे, कट जाएगा। प्रेशर STP पर 1 बार होता है, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर डेंसिटी आ रही है वो आ रही है मोलर मास ऑफ गैस बटे मोलर मास ऑफ H2। अगर ये समझ नहीं आया कैसे काटा मैंने, तो देखो जो जो 4 बार बटे में आ जाते हैं ना, 4 बार, तो उनको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, R और T बटे PM/H2। अब ये RT से तो ये RT गया, ये P से P गया, ऐसे 4 बार आ जाते हैं ना, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इनको ऐसे उल्टा करके लिख के काट देते हैं अपन, है ना। तो ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो वेपर डेंसिटी घनत्व है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलर मास के,
मोलर मास ऑफ गैस H2 का मोलर मास कितना होता है? 2 दूनी का 2 होता है ना, इसका एक H का होता है 1, तो 2 इसका 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी आ रही है अपन H2 के सापेक्ष मोलर मास ऑफ गैस बटे 2। ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बताया कि एनटीपी पर 1 मोल N2 गैस का घनत्व ज्ञात करो। अब इसने क्या बोला है कि एनटीपी पर ले रखा है ना, एनटीपी पर ले रखा है। इसने बोला है कि एनटीपी पर 1 मोल N2 गैस का घनत्व होगा। अब घनत्व किसने निकाला? ग्राम पर लीटर में बोला है इसने, याद करो, है ना। अब देखो ग्राम पर लीटर में बोला है, तो वो देखो 1 मोल N2 गैस है, अपन करेंगे कैसे ऐसे, 1 मोल N2 गैस है, N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान N2 गैस का कितना होता है? देख एक N का कितना होता है? 14, और N2 में 2 N है तो इंटू 2 हो जाएगा कितना? 28 ग्राम। ये इसका मोलर मास आ गया, है ना। अब एनटीपी पर आयतन कितना होता है? एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर, है ना। तो घनत्व अपन रो इजिकल टू क्या निकाल सकते हैं? रो इजिकल टू एम बाई वी होता है, और एम कितना है? 28 बाई वी कितना है? 22.4। सॉल्व कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला है कि एनटीपी पर एक गैस का घनत्व, तो अगला क्वेश्चन है 1.96 ग्राम पर लीटर है, तो गैस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब देखो गैस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, अपन को फॉर्मूला तो रो बराबर एम अपॉन वी पता है, एनटीपी पर बोल रहा है तो बाय अपन रो कितना दिया है? 1.96, और एम अपन को ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है? आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एम की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सीधे सीधे से क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करो। मैं एक अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ, इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। इन क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद अगर कोई ना बने तो मैं बता दूंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है अपने, आयतन के अनुसार गैसीय, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि इसने बोला है कि आयतन के अनुसार गैसीय मिश्रण में 80% N2 है तथा 20% O2 है। ये बोल रहा है कि एक मिक्सचर लिया है, मिक्सचर में 80% तो N2 है और 20% O2 है, तो मिक्सचर का औसत मोलर भार निकालना है ना। अब अपन को मिक्सचर का औसत मोलर भार निकालना है। अब देखो मोलर भार एम एवरेज निकालना है अपन को, एम एवरेज। अब देखो इसने परसेंटेज दिया है, तो अपन परसेंटेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन का कुछ परसेंटेज क्या होगा? N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। O2 का कितना होता है? 32। परसेंटेज कितनी है इसकी? 80%, है ना। तो टोटल परसेंट अगर 100 है, तो N2 कितनी होगी? टोटल टोटल वजन अगर 100 ग्राम है, तो N2 होगा 80 ग्राम, और O2 होगा कितना? 20 ग्राम। तो अपन मोल निकाल लेते हैं इनके, है ना, है ना, मोल निकाल लेते हैं। अब मोल भी ना निकालो तो इसकी मूल भिन्न से कर सकते हैं अपन। मूल भिन्न अपन जानते हैं क्या होता है मूल भिन्न। अब ये मूल भिन्न वाला चैप्टर है ना, वो उसमें आएगा, विलियन वाले में मूल भिन्न कैसे निकालते हैं, है ना। तो मैं मूल भिन्न से बता तो सकता हूँ, लेकिन अपन मोल से करते हैं। देखो हो जाए तो अपन ट्राई करते हैं। तो अब O2 का ग्राम ये हो गया। अब N2 का भार, अब N2 के मोल कितने हो जाएंगे? 80/28, ये इसके मोल हो जाएंगे, वेट अपन मोलर वेट, है ना। अब इतना लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। O2 के मोल कितने हो जाएंगे? NO2 कितना हो जाएगा? 20/32, ये इसके मोल हो गए, है ना। अब देखो दोनों के मोल आ गए अपने पास, है ना, दोनों के अपने पास मोल आ गए। अब मोलर द्रव्यमान, अब इसका हम औसत मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो औसत मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करें?
औसत मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करें, इन दोनों मोलों को जोड़ते हैं। पहले तो इन दोनों मोलों को जोड़ने पर अपन को औसत मोल आ जाएंगे। अब औसत मोल एन टोटल आ जाएगा, एन टोटल से वेट टोटल बटे एम टोटल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एम टोटल निकालना है तो वेट टोटल है, वेट टोटल कितना है 100 ग्राम अपन ने माना है, तो 100 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ऐसे निकाल देंगे। देखो इसका हो जाएगा 80/28 प्लस 20/32 है ना, ये टोटल हो गया। इसमें भाग देंगे अपन 100 का, है ना, भाग 100 का दे रहे हैं ना, तो इजिकल टू आ जाएगा मोलर मास टोटल। अब देखो 80/28 प्लस 20/32 ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन सॉल्व करते हैं 32, ये सॉल्व मेरे हिसाब से तो मुश्किल है सॉल्व करना, ऐसे तो नहीं होगा, ये एन टोटल से नहीं होगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपन को। तो देखो सर ने तो एम एवरेज निकाला, कैसे है एम एवरेज निकालना है तो इनने क्या लिया है, परसेंटेज ले ली। देखो m1 मोलर मास 1 इंटू x1 प्लस n2 x2 बटे x1 प्लस x2, ये इनकी परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया है। ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 इजकल टू 1 होता है हमेशा। x1 और x2 क्या है, ये मोल भिन्न है, मोल भिन्न है, मोल भिन्न है। अब ये वाला चीज़ जब वो चैप्टर आएगा ना विलियन वाला, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के सर ने निकाल दिया है, ये फार्मूला लगा के अपन भी निकाल सकते हैं, आसान है। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ मैं देख लूँगा बाद में। हाँ ये एक सर ने बात बताई है कि वायु का मोलर द्रव्यमान है जो इतना होता है, एम एयर होती है, एम एयर होती है जो लगभग 29 ग्राम पर मोल होती है, क्योंकि उसमें देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इतनी परसेंट में होती है, 80 और 20% में लगभग। तो जो इससे आंसर आ रहा है वो 28.8 आ रहा है ना, तो ये मोलर मास है ऑफ गैस, वायु का, एयर का। अब देखो नम वायु होगी, अगर अपन देखते हैं नम वायु है वो शुष्क वायु से हल्की होती है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन ने देखो M1H2X मतलब O2 और X2 लिया है। अगर इनकी परसेंटेज में अगर यहाँ पर देखो वाटर भी आ जाए H2O तो X3 हो जाएगा और यहाँ पर भी X3 हो जाएगा, है ना। तो ये जो आएगा ना इससे X3 होने पर जो ये आएगा वो 28 से कम ही आएगा। अगर उसमें थोड़ी भी जल की मात्रा बढ़ा दी जाए तो घनत्व है वो कम हो जाएगा वो एयर का। तो ये बात याद रखनी है कि नम वायु है जो शुष्क वायु से हल्की होती है हमेशा। तो ये घनत्व वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब अपन बात करते हैं किस चीज़ की, अब अपन यौगिक का प्रतिशत संगठन देखते हैं, है ना। तो यौगिक का प्रतिशत संगठन, देखो यौगिक का प्रतिशत संगठन निकालना है तो उसमें फॉर्मूला तो सीधा सा ही है, तत्व है यानी तत्व या परमाणु, उसका प्रतिशत संगठन निकालना है तो तत्व का द्रव्यमान। अब तत्व का द्रव्यमान बटे टोटल जो यौगिक है उसका मोलर भार, यौगिक का लेना है मोलर मास इंटू 100 कर दो उसे, ये आ जाएगा उस तत्व की परसेंटेज। तो ये फॉर्मूले लगा के अपन निकाल सकते हैं। जैसे CH4 है, CH4 में परसेंटेज ऑफ C निकालें अपन तो कितनी हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ C निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ C कितनी होती है 1। अब तत्व का मोलर द्रव्यमान कितना है 1, अब कितनी एक कार्बन है तो 1 × 12 बटे यौगिक का टोटल का द्रव्यमान कितना हो गया 16 × 100, तो लगभग 75% कार्बन है। ये द्रव्यमान के हिसाब से है, मोल के हिसाब से नहीं है, मोल के हिसाब से अलग परसेंटेज निकाली जाती है, ये द्रव्यमान के हिसाब से निकाल रहे हैं अपन। मोल की परसेंटेज निकालेंगे ना तो उसमें क्या होगा, तत्व की परसेंटेज बराबर क्या होगा, तत्व के मोल है ना बटे टोटल मोल
इंटू 100। अब मोल के हिसाब से निकालते हैं तो कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं तो तत्व के मोल कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 1 मोल है, 1 है ना यार। तत्व कार्बन का 1 मोल दे रखा है, इसमें यौगिक में टोटल मोल कितने हैं, 1 कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन के हैं तो 5 मोल हैं, इंटू 100 करते हैं तो 25। तो यहाँ पर 25% कार्बन आ रहा है मोल के हिसाब से, लेकिन बार के हिसाब से 75%। तो दोनों परसेंटेज अलग हैं, अपन को अलग अलग ही निकालनी है, जो दे वो परसेंटेज निकालनी है। अब अपन कोई भी यौगिक में एक यौगिक की और निकाल के बता देता हूँ, बाकी तुम करना। देखो Na2SO4 निकालते हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ Na निकालते हैं। Na की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, Na की परसेंटेज, Na का बार कितना है, Na का बार होता है 23 इंटू 2 Na है तो 2 बटे टोटल बार कितना होता है इसका 142 इंटू 100। यहाँ से Na की परसेंटेज आएगी 32.4। करना कैसे है सॉल्व, पहले तो 2 से इसको काटो, कितनी बार गया 170 टाइम्स। अब 170 टाइम्स 23 का भाग जा रहा है, 170 टाइम में नहीं जा रहा, तो 230 कर लो बटे 71 कर लो। तो 7 देखो 7, अब इसको 0 मान लें अपन लगभग, तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 तिये 21 तो पहली बार जाएगा 3 बार, तो 21 और इसका कितना होगा, एक एक में 1 1 2 3, तो 213 बार। फिर बचा उसको फिर 2 टाइम्स फिर 4 ऐसे निकाल सकते हैं अपन आराम से, है ना। अब ऐसे ही इसमें O की परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ O, तो इसमें O कितना होता है 16 इंटू कितना होती है 4 बार है बटे टोटल कितना है 142 इंटू 100 निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो ऐसे अपन परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब अपन क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके प्रतिशत संगठन के, और अपन आज कहाँ तक पढ़ेंगे। अरे यार मेरे में ये क्लास नहीं दिख रही है और उसके क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, तो मैं ये तो करना ही पड़ेगा। चलो इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जितने बन जाए अपन से, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम CaCO3 नमूने में Ca का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब देखो इसने 4 ग्राम दे दिया क्या CaCO3, तो मैं सीधा सा मेथड बताऊंगा इसका, फालतू की झंझट करना है ही नहीं। इसमें इसने Ca की परसेंटेज पूछा है ना, कि 4 ग्राम CaCO3 में Ca की परसेंटेज कितनी है, तो 4 ग्राम दिया है अपन को, सीधी बात है, पहले जो दिया है वो कर लो। 4 ग्राम दिया है मतलब वेट दिया है, परसेंटेज पूछा है तो अपन को क्या पता होना चाहिए, पहले इसका भार कितना है। CaCO3 का भार कितना होता है टोटल 100, ठीक से अपन को पता है, याद होना चाहिए, है ना 100। तो अपन 4/100 करके इसके मोल नहीं निकाल सकते क्या, मोल आगे आगे है ना, इसके मोल आगे है ना। इसमें Ca का द्रव्यमान पूछा है, तो अब अपन मोल निकाल लेते हैं इससे, इसके मोल आ गए ये। अब Ca के मोल भी उतने ही होंगे जितने इसके मोल हैं, यानी ये NCaCO3 आया है, Ca एक है इसमें, तो इसके मोल भी उतने ही होंगे जितने CaCO3 के हैं, तो इसके मोल भी, Ca के मोल भी कितने होंगे 4/100। तो Ca का भार कितना होता है 40, तो इससे निकाल सकते हैं अपन Ca का मोल बराबर क्या होता है, NCa बराबर क्या होगा, वेट अपन मोलर वेट, Ca का मोलर वेट कितना है 40, NCa कितने दे रखा है 4/10 100 बराबर वेट अपॉन 40। ये इधर चल जाएगा, 0 से 0 गई, ये 4 चक्कू 16, वेट इजिकल टू आ रहा है 16/10, यानी वेट आएगा 1.6 ग्राम। इससे कर सकते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे 4 ग्राम CaCO3 दिया है अपन को, Ca की परसेंटेज निकालनी है ना। तो देखो अपन को अगर इसका मोलर मास पता है 100 होता है,
तो देखो सी ए की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सी ए की परसेंटेज, सी ए का भार कितना होता है, सी ए का भार होता है 40, सी ए 1 है तो 40 इसका भार बटे यौगिक का भार कितना होता है 100 इंटू 100। अब इसमें 100 से 100 गया, इसका आ जाएगा 40%। अब इसकी ये परसेंटेज आ गई। अब परसेंटेज आ गई तो सी ए का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अपन, अब सी ए का द्रव्यमान, अब सी ए का द्रव्यमान यहाँ से निकालें तो परसेंटेज से अपन उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं आराम से। कोई भी चीज़ की परसेंटेज क्या होती है, देखो सी ए की परसेंट है वो कितनी है 40%, क्या होती है भार बटे टोटल भार इंटू 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। जैसे चीनी और गुड़, चीनी और गुड़ की टोटल परसेंट है 100, उसमें चीनी है 40%, टोटल वजन कितना है 100। अरे यार ये सब छोड़ो, ये पता है क्या, ये वाला फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या, परसेंटेज, कोई भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं उसका भार बटे टोटल भार इंटू 100। ये सादा प्रतिशत संगठन वाला प्रतिशत होती है, प्रतिशत निकालते हैं वो सादा फॉर्मूला है ये। जैसे अपन के पास अपनी 75% बनी, 75% बनी 10th में, तो 75% कैसे निकालते हैं, 75% में मार्क्स कैसे निकालें अपन, 75% के मार्क्स निकालेंगे अपने मार्क्स बटे टोटल मार्क्स कितने होते हैं 10th के 600 इंटू 100 करेंगे तो ये 600 से 600 गए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 पंजो 30 की 56 हासिल लगे 3 और 6 7 42 43 44 45 है ना, 45, 450 नंबर आ रहे हैं, ऐसे निकालते हैं ना अपन 450 नंबर मार्क्स बटे टोटल मार्क्स। तो भार की परसेंटेज है तो भार बटे टोटल भार इंटू 100। भार कितना है सी, देखो 40 तो प्रतिशत है इसकी, भार अपन को निकालना है वेट, टोटल भार यौगिक का कितना है 4 ग्राम इंटू 100। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू 4 चक्कू 16 160 बाई 100, ये आ जाएगा 1.6 ग्राम। यहाँ से कर सकते हैं। और मोल वाला तो अपना कुछ भी अपन को याद ना हो तो मोल वाला तो अपना है, मोल वाला तो अपने पास है ही है, मोल निकालो, मोल से कर सकते हैं अपन आराम से, है ना। तो ऐसे अपन बहुत से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ होती है, देखो CH4 में कार्बन के मोल प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि CH4 में कार्बन का मोल प्रतिशत ज्ञात करो। ये कह रहा है कि कार्बन की मोल परसेंटेज ज्ञात करो। अब अपन को कार्बन की मोल परसेंटेज ज्ञात करनी है। कार्बन की मोल प्रतिशत, क्वेश्चन देखो अलग है, मोल परसेंटेज वो वाला फॉर्मूला है जो मैंने बताया था शुरुआत में, मोल निकालने वाला। तो ये क्वेश्चन ऐसे देगा तो CH4 है, अब इसमें CH4 में कार्बन के मोल कितने हैं 1, अब मोल प्रतिशत निकालते हैं तो सी की मोल प्रतिशत कितने, कार्बन के मोल कितने होते हैं 1 बटे टोटल मोल 5 इंटू 100 बराबर कितने आ रही है 5 चौका 20, तो 20% आ रहा है ना। अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है सरलतम सूत्र। कोई भी फॉर्मूला है जैसे C6H12O6, इसे कम से ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करने पे क्या बनेगा CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र बन रहे हैं, है ना। अणुसूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं, अब देखो मूलानुपाती सूत्र दिया है किसी भी चीज़ का और तो अणुसूत्र पूछा गया है उसका, तो जो अणुसूत्र है वो अपन को निकालना आना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है कि बहुत से फॉर्मूले निकालने जाते हैं, है ना। पहली बात तो मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण है, दूसरा अणुभार बराबर क्या होता है कि N इंटू मूलानुपाती सूत्र, ये अणुसूत्र होता है ना। अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र मैंने पिछली क्लास में बताया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है,
है ना। तो अणुसूत्र होता है अब अणुसूत्र पहले तो अपन को मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए कि उस चीज़ का मूलानुपाती सूत्र ये है। अब उसे अब अपन ने देखो यहाँ पर 6 से डिवाइड किया है, इसे 6 से डिवाइड किया है, तब ये अणु मूलानुपाती सूत्र आया है। यानी अणुसूत्र डिवाइड बाई कोई नंबर डिवाइड किया है, अणुसूत्र डिवाइड बाई नंबर किया है अपन ने कोई भी नंबर, तब अपन को मूलानुपाती सूत्र आया है। तो अपन को ये नंबर पता चल जाए और मूलानुपाती सूत्र पता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अणुसूत्र नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ये यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपन देखो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के, बहुत सिंपल होंगे, आराम से करेंगे अपन नहीं करते जा रहे हैं। तो देखो एक यौगिक में, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक यौगिक में 2.4 इंटू 10⁻20 परमाणु Mn के हैं। किसके हैं? परमाणु हैं, एटम Mn के, तथा 4.8 इंटू 10⁻20 एटम है ओके, है ना। तो यौगिक का सूत्र लिखना है अपन को, सूत्र। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है और करना भी है। अब देखो दोनों के एटम दे रखे हैं, एटम। अब अपन इनका सरलतम सूत्र निकालें। देखो एक तो अपन मोल से कर सकते हैं, मोल से लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन मोल से हर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जैसे अब Mn के मोल निकालते हैं अपन, तो ये नंबर्स दे रखे हैं, एटम नंबर संख्या दे रखी है, तो अपन को शुरुआत का फॉर्मूला क्या होता है, n/Na कर सकते हैं। 244 इंटू 10⁻20/Na, ये इसके मोल आ गए, है ना। और इसके मोल कितना आ रहा है, 458 इंटू 10⁻20/Na। अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, Na से तो Na चल जाएगा अनुपात में, ये 20 से 20 गया, ये 2 से ये आ जाएगा, 2 टाइम्स चल जाएगा, अनुपात निकाल लिया अपन ने, है ना। मोल का अनुपात, मोलों का अनुपात आया 1:2, मोल अनुपात है ये, 1:2 आ गया। तो Mn तो है 1 और O है 2, तो MnO2 बन गया फॉर्मूला। कितना आसान है ना। तो ऐसे अपन क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक यौगिक में 50% A तथा शेष B है ना। तो यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, सरलतम सूत्र का मतलब पूछा जा रहा है उसका मूलानुपाती सूत्र। अभी क्या बोल रहा है कि यौगिक में है क्या, देखो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं जिससे पन्ने कम भरे, क्योंकि मेरे पास खजाना नहीं है पन्नों का। तो अपन देखो, अपन क्या करते हैं कि एक यौगिक में 50% दे रखा है इसने ए और 50% ही बी होगा, फिर तो सीधी सी बात है। अब 50% ए है, उसका मोलर मास दिया है इसने 16। अब 16 मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल, ये होता है मोलर मास, है ना। और इसका मोलर मास दिया है कितना, यूनिट हमेशा याद रखना है, 32 ग्राम पर मोल, है ना। अब इसने इस यौगिक का सरलतम सूत्र पूछा है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन को देखो 50-50% दिया है ये दोनों चीज़, तो अपन कुल यौगिक का 100 ग्राम मान लें, 100 ग्राम भार मान लो कुल यौगिक का, तो ये 50% है, तो ये 50 ग्राम हो जाएगा ए, है ना। और ऐसे ही 50 ग्राम बी हो जाएगा, 100 ग्राम भार मान लें अपन, मानना है ये, है ना। तो अब अपन को मोलर मास दे रखा है, मोल नहीं निकाल सकते इनके, आराम से निकाल सकते हैं। ए के मोल कितने हो जाएंगे, ए के मोल हो जाएगा भार बटे मोलर भार, भार कितना है 50 बटे मोलर भार कितना हो गया 100, 16। ऐसे ही बी के मोलर भार कितना हो जाएगा 50 बाई कितना हो जाएगा 32, ये इनके मोलर भार आ गए। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी करेंगे तो देखो 50 से तो 50 गया और 16 से ये 2 टाइम्स गया, ये आ रहा है, इधर आ रहा है 1 और इधर आ रहा है 1/2, ये अनुपात आया इन दोनों का, आया कि नहीं आया, इन दोनों का ये अनुपात आ गया। अब ये अनुपात देखो इधर अगर इसको अनुपात को मल्टीप्लाई कर दें विद 2,
तो इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 चल जाएगा, तो 2:1 अनुपात आ रहा है इनका। तो 2:1 का मतलब हो जाएगा A/B, इसका सरलतम सूत्र हो जाएगा। अपन को कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला है, इस चैप्टर में तो बस मोल लगाने हैं, बस कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है ना, ये तुम ट्राई करो। करना क्या है अपन को, वही है, परसेंटेज को अपन को परसेंटेज दे रखी है ना, तो उसको देखो, देखो क्या बोल रहा है कि इसमें अगले अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 40% कार्बन है ना, 66.67% H और बाकी O है, बाकी O है। तो देखो ये 40 है, ये 6 है, तो कितना हो जाए 46.67%, ये टोटल हो गए। तो 100 में से इनको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ओ की परसेंटेज बच जाएगी। ओ की परसेंटेज कितनी होगी 53.33%। अब इसको ट्राई करना तुम। अब अपन टोटल यौगिक का भार मान ले 100 ग्राम, तो 40 ग्राम हो जाएगा कार्बन, 6.67 ग्राम हो जाएगा H और 53.33 ग्राम हो जाएगा O। अब अपन इसका मोल निकालेंगे, 40 बटे कार्बन का कितना होता है 12, ये इसका मोल हो गया NC, और NH कितना हो जाएगा 6.67/1, और इसके O के मोल कितने हो जाएंगे 53/33 O का कितना होता है 16 होता है ना मोलर वेट, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लो। अब इनको 40/12 अनुपात 6.67/1 अनुपात 53.33/16, अब ये इनका अनुपात निकाल लो। बस अपन को अनुपात निकालने पर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। इनको डिवाइड करेंगे तो ये 3.33 आएगा, ये 6.67 आएगा, ये 3.33 आएगा, ये 1:2:1 आ रहा है, ये CH2O बन रहा है ग्लूकोज वाला। बस अपन को तो मोल निकालना है और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। एक यौगिक में X है जो 32% है, B 20% है तथा शेष C है, तो यौगिक में X का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, है ना। तो यौगिक में X का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ये करना है अपन को। ये नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ट्राई कर और अच्छे से कर। इसमें देख परमाणु भार दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है ना तत्वों का, तो 100% मानना है, 100% का 100 ग्राम मान ले, 100 ग्राम मानने के बाद उसे सॉल्व कर, ना हो तो मैं बता दूंगा, पर ट्राई कर, होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन क्रम से ये अनुपात में दिए गए हैं। यदि यौगिक का अणु भार, टोटल भार दे दिया यौगिक का इतना है, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है अपन को। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अगर तुम ट्राई करो तो कर सकती हो आराम से। देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ से आ गया ना, मैंने एक क्लास नहीं ले रखी है, अब एक क्लास में क्या पढ़ाया मुझे नहीं पता, पर अगले क्वेश्चंस हैं, अब मैं ये डायरेक्ट है ना क्वेश्चंस ही बताऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ट्राई करना। देखो मैं इसी को समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला है कि कार्बन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी CHN है इसमें, इस क्वेश्चन में, और इनका अनुपात दे रखा है 9:1:3.5, ये अनुपात दे दिया, है ना, अनुपात दे दिया, और ये इन अनुपात में उपस्थित है ना। तो यदि यौगिक का अणुभार कितना है, यौगिक का अणुभार कितना है 108, 108 ये मोलर मास है। तो इसका अणुसूत्र निकालना है अपन को, अणुसूत्र निकालना है। अब देखो करना क्या है, ये इनकी, अब देखो इनका अनुपात दे रखा है अपन को पता है ना, और अनुपात भी देखो अपन ने हर क्वेश्चन में देखा है कि अनुपात इससे ही आ रहा है, मोल से। तो ये अपन मान लें ये मोल का अनुपात है इनका, है ना। अगर मोल का अनुपात अपन मान लें, है ना, अगर अपन मोल का अनुपात मान लें ये, है ना, तो मोल बराबर क्या होता है, N बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, है ना। अगर अपन ने ये अनुपात गुणांक दे रखा है इनका, तो भार बटे अणुभार इसका मोल होता है ना। अब अपन देखो भार, अगर इनका भार का अनुपात मान लें, ये 9, 1, ये 3.5 है, ये सब भार का अनुपात है, तो N बराबर इसका क्या होता है 9, कार्बन का भार कितना होता है 12, इसका कितना हो जाए 1/1, इसका नाइट्रोजन का 3.5 बटे नाइट्रोजन का कितना होता है वेट 14। ऐसे कर सकते हैं ना अपन आराम से।
है ना। तो अब इनके अपन सरलतम सूत्र निकाल लेंगे। इसको डिवाइड करो, ये तीन तीन तिया 9, 3 × 12, 3/4 मतलब 0.75, ये एक, ये कितना आ जाएगा 0.25, है ना। तो अब ये 0.75 1 और ये 2.5 है, तो इसको अपन सरल अनुपात देखें तो ये 3:4:1 आ रहा है ना। विद मल्टीप्लाई विद अपन इसको 4 से करें, 75, 25 3 75, 25 × 4 = 100, 25 × 100 होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 25 × 100 एक हो गया। ये 4 75 × 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरलतम सूत्र क्या बन जाएगा, C3H4 और N। आसान, अगर हो जाए तो देख लेना, नहीं तो अब देखो मैंने क्लास नहीं ले रखी, अभी ये क्लास तुमने ले रखी है, तो तुम देख लेना, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि कोई उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं उस क्लास में। तो मेरे क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, 9.85 ग्राम BaCO3 में तापीय विघटन से उत्पन्न CO2 का आयतन ज्ञात करें। देखो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें अपन कुछ रिएक्शंस भी आती हैं, तो वो रिएक्शंस अपन को याद होनी चाहिए केमिस्ट्री की। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 9.85 ग्राम है BaCO3 के तापीय विघटन। अब अपन तापीय विघटन करेंगे इसका, तापीय विघटन से उत्पन्न CO2 का आयतन ज्ञात करो। अब देखो तापीय विघटन से